सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तैयारी समीक्षा अधिकारी की प्रश्नों के माध्यम से इस श्रृंखला के तहत मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के तहत एक लेक्चर मैंने प्रश्नों का दे दिया है। आज हम लोग दूसरा लेक्चर आधुनिक भारत का देखते हैं, यानी इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम इतिहास के अंतिम खंड मॉडर्न हिस्ट्री पर हैं और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। मैंने यह भी आपको बताया है कि अपने इस तैयारी के तहत मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेता हूं जो समीक्षा अधिकारी में आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं या नए हैं, यानी पुराने और नए दोनों प्रश्नों का संगम रहेगा इसमें। और उद्देश्य यही है कि प्रश्नों के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा तथ्यों का विश्लेषण कर सकें, ताकि परीक्षा हाल में समीक्षा अधिकारी का पेपर देते समय आपके समक्ष जनरल स्टडीज का एक विस्तृत ज्ञान हो, क्योंकि विश्लेषण के माध्यम से एक प्रश्न 10 प्रश्न को हल करवाता है और हमारा उद्देश्य यही है। प्रश्न एक माध्यम है विश्लेषण का, तथ्यों के विश्लेषण का, और आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने का। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग आधुनिक भारत का दूसरा लेक्चर ले रहे हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है 1857 के संग्राम में किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है ना, ये बताना है। तो नंबर ऑप्शन ए जो है वो है कुंवर सिंह। ऑप्शन बी है तात्या टोपे। ऑप्शन सी है नाना साहब और ऑप्शन डी है मंगल पांडे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा तात्या टोपे। सही उत्तर क्या होगा? तात्या टोपे। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के सहयोगी महाराष्ट्र के क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये वही तात्या टोपे हैं जिनके गिरफ्तारी के बाद 1857 का संग्राम 1859 में अंतिम रूप से समाप्त हो गया। यह प्रश्न भी बार बार आ जाता है, किसकी गिरफ्तारी के बाद 1857 का संग्राम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया? तो कहा जाता है कि जब सभी लोग भूमिगत हो गए या सभी लोग वीर गति को प्राप्त हुए, तो एकमात्र तात्या टोपे अर्थात रामचंद्र पांडुरंग जो हैं वो 1859 तक 1859 तक 1857 के क्रांति का ज्वाला जलाए रखे। लेकिन अपने ही एक मित्र के धोखे से, अपने ही एक मित्र के गद्दारी से, जिसका नाम मान सिंह था, ये पकड़े गए। अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह मुखबिरी कर दिया मान सिंह ने, और इनको फांसी की सजा अप्रैल 1859 में दे दी गई। और उसी के बाद 1857 का संग्राम अंतिम रूप से समाप्त हो गया। यह जरूर याद रखिएगा, किसकी गिरफ्तारी के बाद 1857 का संग्राम पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तात्या टोपे के इस प्रश्न के साथ मैंने आपको दूसरा फैक्ट भी बता दिया। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है,
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कब? 1857 के विद्रोह के समय। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बेंटिक, नंबर 2 ऑप्शन है डफरिन, नंबर सी ऑप्शन है कैनिंग और नंबर डी ऑप्शन है डलहौजी। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें से देखिए, आपको इन चीजों को बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इन चीजों को समझिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा। कहा यह भी जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी कैनिंग था, क्योंकि कैनिंग के जमाने में जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह की समाप्ति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत में सीधे ब्रिटिश सरकार की शासन स्थापित हो गई। और जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बना दिया गया और पहला वायसराय भी यही था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसके साथ 3-4 फैक्ट आप याद कर लीजिए कि भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो भी हो गया लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय कौन था? वो भी हो गया कैनिंग। 1857 के संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो भी हो गया कैनिंग। तो एक प्रश्न का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो उसके साथ कई प्रश्न याद हो जाएंगे। इसको हमें रटना नहीं है, आप इसको कॉन्सेप्ट से याद करिए। क्वेश्चन आंसर श्रृंखला चलाकर, प्रश्न उत्तर श्रृंखला चलाकर मैं आपको याद कराना ही नहीं चाहता और ना मैं इस प्रकार का शिक्षक हूं। क्वेश्चन आंसर तो एक माध्यम है, मैंने आपको बार बार बताया। क्वेश्चन आंसर एक पॉइंटेड, एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रश्नों को हल कराने का मात्र एक माध्यम हमारे लिए प्रश्न है। प्रश्न उत्तर श्रृंखला चलाकर मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं। ऐसे मैं फैक्ट बताऊंगा तो हजारों हो जाएगा, यहां सीधे प्रश्न पर हम केंद्रित हो जा रहे हैं। तो ये सीधे साधे एग्जामिनेशन और तो विषयों पर लेक्चर मेरा बहुत मौजूद है, आप उसको पढ़िए जाकर। थोड़ी प्रश्न केंद्रित भी होना हम चाह रहे हैं ताकि ये एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रश्नों को हल करने का तरीका बताए, ये भी एक जरूरत है। विषय से संबंधित बहुत सारे लेक्चर हैं, उसको आप देख सकते हैं जाकर। कूका आंदोलन की नींव किसने रखी थी? किस राज्य में रखी गई थी? कूका आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है। यह आंदोलन, कूका आंदोलन, बंगाल, नंबर बी महाराष्ट्र, नंबर सी यूपी और नंबर डी पंजाब। तो प्रसिद्ध कूका आंदोलन जिसके संस्थापक भगत जवाहर मल थे। भगत जवाहर मल ने 1840 में प्रसिद्ध कूका आंदोलन का प्रारंभ किया था और बाद में इसको राम सिंह कूका ने चलाया था। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में ज्यादातर लोग राम सिंह कूका ही जानते हैं, लेकिन वास्तव में इसके संस्थापक भगत जवाहर मल थे। पहले यह धर्म सुधार आंदोलन था, बाद में यह आंदोलन जो है वो राजनीतिक आंदोलन बन गया, सत्ता स्थापना का आंदोलन बन गया। पहले यह आंदोलन जो है यह आंदोलन है वो धर्म सुधार। देखिए, भारत में जितने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुए उनके पीछे बहुत बड़ा आधार शोषण ही था, बहुत बड़ा आधार शोषण था। तो लोग अपने धर्म में भी सुधार करने का प्रयत्न करते थे ताकि अंग्रेजों का सही से मुकाबला किया जा सके। ईसाई धर्म का भी प्रचार बहुत तेजी से चल रहा था, तो लोग अपने धर्म को सुधार कर लोगों का विश्वास बनाना चाहते थे और यही अंग्रेजों को भी खल जाता था और अंग्रेज जैसे ही हस्तक्षेप करते थे विद्रोह हो जाता था। अंग्रेजों के जमाने में होने वाला प्रत्येक विद्रोह वो शोषण के विरुद्ध ही था। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी विद्रोह का नाम आप ले लीजिए। अब तत्कालिक कारण तो आपको बहुत कुछ दिख सकता है, लेकिन वर्षों का जो शोषण था वो बहुत बड़ा कारण वही था। तत्कालिक कारण तो कुछ भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखे जाएं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहां पे मैंने एक श्रृंखला देखा कि बहुत सारे आदिवासी विद्रोहों का क्रम दिया हुआ है और उनके सन से यानी उनकी तिथि से मिलान करना है। तो मैंने एक चार्ट ही बना लिया है और उसी को मैं आपको लाइन से बता देता हूं। तो एक साथ लगभग ज्यादातर विद्रोह महत्वपूर्ण जो है वो आ जा रहा है, इसीलिए मैंने 2 4 5 को एक साथ लिख लिया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, ठीक है। दूसरा है कोल विद्रोह, कोल विद्रोह। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह। नेक्स्ट है बंगाल नील विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह। और नेक्स्ट है पाबना विद्रोह, नेक्स्ट है पाबना विद्रोह। अब वहां सन दिया हुआ है और सन से मिलान करना है। तो अहोम विद्रोह जो है 1828 में हुआ था, 1828 में, और इसके नेता थे गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। याद रखिए, एक साथ इतने चीज याद रखिए आपको, गोमधर कुंवर, ठीक है ना। अहोम विद्रोह के जो नेता थे वो गोमधर कुंवर थे। ये असम की बात है। ये कहां पर हुआ था? ये असम। अंग्रेज उनका राज्य अपने राज्य में मिलाना चाहते थे तो उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, गोमधर कुंवर ने, ठीक है ना। तो ये असम की कहानी है। कौन? अहोम विद्रोह। अहोम जाति जो है वो असम की रहने वाली थी, ठीक है। और गोमधर कुंवर के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह कर दिया। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ था, ठीक है ना। और इसके जो नेता थे वो बुद्धू भगत, बुद्धू भगत। आप समझ सकते हैं जितने भगत लोग थे। अगर आज कि भगत लोगों ने विद्रोह, किस विद्रोह में भाग लिया, तो भगतों का विद्रोह, तो वो किस में हुआ था? कोल विद्रोह में हुआ था। कोल विद्रोह जो है वो बिहार के छोटा नागपुर से संबंधित था। अब झारखंड का इलाका हो गया होगा। छोटा नागपुर का इलाका से संबंधित था, तत्कालिक बिहार के, ठीक है ना। तो कोल विद्रोह जनरली भगतों का, बुद्धू भगत, जो भगत और बहुत सारे लोग थे इसमें, इसी नाम से ज्यादातर नेता जाने जाते थे। ये भी शोषण के विरुद्ध ही था, 1831-32। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, 1855-56 में यह हुआ था। 1855-56 जो साहूकारों के शोषण के विरुद्ध, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध, वो 50% से लेकर 500% तक वो जो भी कर्ज देते थे साहूकार, उस पे ब्याज लेते थे। तो सीधू, कानू, चांद, भैरव, 4 भाई थे। सीधू, कानू, चांद, भैरव। मेन तो नेता आप सीधू कानू जानते, लेकिन चांद भैरव भी थे। इन चारों भाइयों के नेतृत्व में साहूकारों और जमींदारों और अंग्रेजों से शोषण के विरुद्ध 1855-56 में राजमहल पहाड़ी, जो बिहार में आप झारखंड का इलाका हो गया होगा, तो उसी में यह संथाल विद्रोह, संथाल परगना आज का इलाका है, वो वहीं पर यह विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना लगाना पड़ा, ये याद रखिएगा। सेना लगाने के बाद ये विद्रोह। इसके बाद है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है 1879 से 1924 तक ये घटित हुआ था, ठीक है। और इसके नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लूरी सीताराम राजू।
और सीताराम राजू यह भी मानते थे कि उनके पास कुछ शक्तियां भी आ गई हैं, और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित था। रंपा विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रसिद्ध रंपा विद्रोह के नेता जो थे वो अल्लूरी सीताराम राजू थे। ये आंध्र प्रदेश के इलाके में घटित हुआ था जंगल कानूनों के विरुद्ध। मैं सोचा कि इसको मिलान से बढ़िया कि इसका फैक्टर बता दे ताकि आपको आसानी से सब याद हो जाए। बंगाल नील विद्रोह, ये नील आंदोलन है, प्रसिद्ध नील आंदोलन जो 1859-60 में हुआ था, जिसको विश्वास बंधुओं ने, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका आंदोलन किया था। जबरदस्ती नीलहे साहबों का, जो बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था, ठीक है। और नीलहे साहबों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती जो किसानों से करवाई जाती थी, जिसके वजह से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई थी, वही आधार बना इस नील विद्रोह या नील आंदोलन का। इसको आंदोलन कहना चाहिए। एक किताब लिखी है दीनबंधु मित्र ने, नील दर्पण, वो इसी नील आंदोलन के ऊपर लिखी गई है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की बड़ी प्रसिद्ध किताब है, याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। तो एक के साथ इतने फैक्ट हो गए। अगला है पाबना विद्रोह जो 1873-76 में हुआ था, 1873 टू 76। और इसके जो नेता थे ईश्वर चंद्र राय, शंभूपाल। और आपको एक आश्चर्य की हम जरा बात बता दें, इस पाबना विद्रोह ये बंगाल का जूट उत्पादक इलाका था, और यहां के किसान अच्छे खासी स्थिति में थे, गरीब नहीं थे। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अगर एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह अंग्रेजों का समर्थक था या अंग्रेजों का सपोर्टर था या अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, तो उत्तर पाबना विद्रोह ही होगा। क्योंकि पाबना विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध न होकर जमींदारों के विरुद्ध था। और इसी विद्रोह में नारा लगा, हम महारानी केवल महारानी के रैयत बनना चाहते हैं। यानी जिन किसानों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, उनका उद्देश्य था कि हम महारानी यानी अंग्रेजों के तो रैयत बनेंगे, किसान बनेंगे, लेकिन जमींदारों के अंडर में नहीं रहेंगे। और आपको यह भी जानकर होगा, यह भारत के इतिहास का पहला ऐसा आंदोलन रहा होगा जिसको अंग्रेजों ने समर्थन भी दिया, क्योंकि यह अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं, और ये रटने से कभी नहीं आएगा, ये समझने से ही आएगा। मैं यहां इसी चीज को बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, और इसीलिए मैंने इस लेक्चर को रखा भी है। हो सकता है अगर केवल मैं फैक्ट पढ़ाता तो नहीं बता पाता, ठीक है ना। अब प्रश्न आ गया, कहानी याद हो जा रहा है, हमको याद है तो हम कहानी आपको सुना दे रहे हैं। पढ़ाई को जब आप लड़ाई की तरफ लेंगे ना, तो वो कठिन से कठिन बना रहेगा। जब पढ़ाई को आप सरलता से कहानी की तरफ पढ़ेंगे ना, तो बहुत आसानी से सब याद हो जाएगा। हम लोग इसका अनुभव किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया पाबना विद्रोह, याद रखिएगा पाबना। तो अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855-56, रंपा विद्रोह 1879-1924, बंगाल नील विद्रोह 1859-60, पाबना विद्रोह 1873-76, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर, कोल विद्रोह बुद्धू भगत, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू चाँद भैरव, रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू, बंगाल विद्रोह दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, और पाबना विद्रोह जो है वो ईश्वर चंद्र राय, शंभूपाल, बहुत लोग थे। समझ में आ रहा नहीं? ये सारी चीजें आप लोग याद रटिए नहीं, समझ कर पढ़िए, बहुत आसानी से कंपटीशन निकल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि कंपटीशन जो है आपके समझ से ही निकलता है। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि कंपटीशन तथ्यों को रटने से निकलता है, तो वो सही नहीं बता रहा है, वो आपको अंधेरे में रख रहा है। कंपटीशन हमेशा समझ से ही निकलता है। समझ और नासमझ के बीच जो अंतर है
वही भरना रहता है, और वही भरने के बाद कंपटीशन अपने आप निकलता है। इसलिए आप लोग इसी पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी में रूपांतरित किसने किया था, यानी इसकी रचना अंग्रेजी में किसने किया था? निम्न में से कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, दुष्यंत और शकुंतला का अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है, ये वही दुष्यंत और शकुंतला है जिनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, तो इन्हीं के जो किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, पूछ रहा है प्रश्न कि इसका अंग्रेजी में रूपांतरण किसने किया, अंग्रेजी में लेखन किसने किया। तो नंबर ए है चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस। बी है विलियम जोन्स। सी है फॉन गेटो और कोलब्रुक और डी है फॉन गेटो। ठीक है ना। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो इसका सही उत्तर है विलियम जोन्स। ये वही विलियम जोन्स है जिन्होंने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ये वही विलियम जोन्स हैं जिनके प्रेरणा से या जिन्होंने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भारतीय संस्कृति के विरासतों का बखान करने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी और बहुत प्रेरित थे भारतीय संस्कृति से। ये वही विलियम जोन्स है जिन्होंने यह पहली बार भारतीय विद्वानों को बताया कि यूनानी इतिहासकारों ने जिसको सैंडोकोटस कहा है, वह सैंडोकोटस और कोई नहीं है बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। यह प्रश्न बार बार आता है कि सैंडोकोटस का पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसने किया, तो वो उत्तर होगा विलियम जोन्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत सारे एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं और आपको इसको हल भी करना है। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, याद रखिएगा, ये बहुत बार आ चुका है। तो नंबर ए है डफरिन, नंबर बी है कर्जन, नंबर सी है लीटन और नंबर डी है बेंटिक। तो इसका सही उत्तर होगा डफरिन। ये कौन डफरिन है? ये वही डफरिन है जिसके काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। यह वही डफरिन है। इसी डफरिन के, ये भी पूछता कि कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था, तो ये वही लॉर्ड डफरिन है। मैं लॉर्ड नहीं लगाता हूं, लॉर्ड तो भगवान थोड़ो हमारे, ठीक है ना। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको ही बुद्धि दिया है, एनर्जी दिया है, तो आप अपनी बुद्धि भी लगाइए, सबको वही मत कहिए। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहने में बड़ा गर्व महसूस मत करिए, क्योंकि नेपोलियन 40 युद्धों के बाद 2 युद्धों में पराजित भी हुआ जिसमें उसका विनाश हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने लाइफ में किसी भी युद्ध को नहीं हारा था, तो नेपोलियन से तुलना कैसे करेंगे? दोनों के समय में भी अंतर है। हां, नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कह सकते हैं, तुलना करिए। तो लकीर का फकीर मत बनिए, आप अपना ध्यान भी लगाइए। ईश्वर ने आपको विशाल तर्क बुद्धि दिया है, बहुत बड़ा, तो उसका ध्यान भी लगाइए। कोई जोर नहीं कि आप वही जो लोग कह के चले गए बस उसी को याद करके रटे रहिए।
तो फिर हम लोग के पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किसके प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? तो नंबर ए है दयाराम गिंडुलम, दयाराम गिंडुलम, दयाराम गिंडुलम। नंबर बी राणा डे, नंबर सी ज्योतिबा फूले और नंबर डी डीके कर्वे, नंबर डी डीके कर्वे। ये चार ऑप्शन में दयाराम गिंडुलम, राणा डे, महादेव गोविंद राणा डे, जस्टिस महादेव गोविंद राणा डे, नंबर सी ज्योतिबा फूले और नंबर डी डीके कर्वे। तो इसका सही उत्तर होगा ढोढो केशव कर्वे यानी डीके कर्वे। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा, भारत में महिलाओं के मुक्ति का सबसे बड़ा आंदोलन अगर किसी ने चलाया तो वो डीके कर्वे ही थे, जो आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद तक जीवित थे और 1958 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। ये वही डीके कर्वे हैं और इन्हीं ढोढो केशव कर्वे के प्रयास से 1916 में मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। एक प्रश्न के साथ कितने फैक्ट जुड़ रहे हैं आप देखिए, और इसीलिए मैंने इसको ले भी रहा हूं, ठीक है ना। तो ढोढो केशव कर्वे, डीके कर्वे भारत के इतिहास के सबसे लंबे समय तक महिलाओं के मुक्ति के लिए आंदोलन चलाने वाले एक प्रमुख धार्मिक, एक प्रमुख सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकर्ता थे और इनके वजह से ही प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस सन में हुआ था? तो नंबर ए 1875, नंबर बी 1870, नंबर सी 1876 और नंबर डी 1891। अब देखने में तो ये भी लग रहा होगा कि भाई ये कौन सा कोई बहुत नामी तो लग नहीं रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, यह कॉलेज जब पहली बार स्थापित हुआ था अलीगढ़ में तो यह मात्र एक मदरसा था। बाद में इसका नाम पड़ा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और 1920 में यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया और इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। ये वही सैयद अहमद खां हैं जिनके प्रयास से भारत में 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता का बीज बोने में सबसे बड़ा सहायता इन्हीं सर सैयद अहमद खां ने किया। सर सैयद अहमद खां के माध्यम से ही अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपनी ओर करके कांग्रेस के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह किया, कांग्रेस के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र रचा। ये वही सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन के जनक
अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक, अलीगढ़ आंदोलन के जनक, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक, प्रारंभ में मदरसा था। क्लियर है? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। हालांकि उस समय एक मदरसा था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? नंबर ए कलकत्ता गजट, कलकत्ता गजट। नंबर बी द बंगाल गजट, द बंगाल गजट। नंबर सी मद्रास कोरियर, मद्रास कोरियर। और नंबर डी बंबई हेराल्ड, बॉम्बे हेराल्ड। नंबर डी बॉम्बे हेराल्ड। चारों ऑप्शन में आपको बताना है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था। तो भारत में प्रकाशित जो पहला समाचार पत्र था वो था द बंगाल गजट। किस सन में? 1780 में। 1780 में स्थापित, 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट। और इसके संपादक थे जेके हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की पहले भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट के संपादक थे। जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम निश्चित ही भारत के इतिहास में जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत के आजादी में समाचार पत्रों का योगदान कम नहीं था, कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। जनमत को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में एकत्र करने में बहुत बड़ा योगदान इन्हीं समाचार पत्रों का था, जिसका प्रारंभन करने का श्रेय जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को ही जाता है अपने पत्रिका द बंगाल गजट 1816 में, सॉरी 1780 में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखा जाता है हरिजन नामक पत्र के संपादक कौन थे। हरिजन नामक समाचार पत्र के, साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? नंबर ए राणा डे, नंबर बी तिलक, नंबर सी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर डी गांधी जी। ठीक है ना? महादेव गोविंद रानाडे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहनदास करमचंद गांधी। इन लोगों में कौन प्रसिद्ध हरिजन पत्रिका के संपादक थे? तो इसका उत्तर होगा गांधी जी। गांधी जी ने ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों को हरिजन शब्द से संबोधित किया था, पहला। और अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। अच्छा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दलितों के लिए संगठन स्थापित किया था वो परिसंघ था, ठीक है ना? लेकिन इनका अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ है, ठीक है? तो गांधी जी का संगठन अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी गांधी जी ने ही किया था, और गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, सरोजनी नायडू ने किस नेता को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था?
हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? सरोजिनी नायडू, जिनको भारत कोकिला भी कहा जाता है, उन्हीं सरोजिनी नायडू ने किस भारतीय नेता को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? नंबर ए गांधी जी, नंबर बी गोखले, नंबर सी तिलक, और नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। यह आश्चर्यजनक प्रश्न है। जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने केवल अपने स्वार्थ के कारण इस्लाम का न जानते हुए भी इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनवा लिया, यह वही मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में मोहम्मद अली जिन्ना एक देश के सेवक के रूप में थे। प्रारंभ में वो देश के द्रोही के रूप में, गद्दार के रूप में नहीं थे। वो देश के स्वतंत्रता के समर्थक थे। और जब एक लड़के ने उनसे प्रश्न किया कि पहले हम लोग मुसलमान हैं, बाद में हिंदुस्तानी या भारतीय हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे बेटे, हम भारतीय पहले हैं, मुसलमान बाद में हैं। और उन्होंने एकता के लिए वर्क भी किया, काम भी किया। पहले कांग्रेस में थे मोहम्मद अली जिन्ना। असहयोग आंदोलन का जब प्रस्ताव पारित हुआ तभी जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ा था, यह भी याद रखिए। और उनके इन्हीं प्रयत्नों को देखकर हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। क्लियर हो जाएगा आपको? तो ऐसा नहीं है। अब बताइए, सर सैयद अहमद खां पहले एक देशभक्त मुस्लिम थे और कैसे वह सांप्रदायिकता के पृष्ठभूमि कैसे बन गए? हिंदू और मुसलमान को एक सुंदर नववधु की दो आंखें बताने वाले सर सैयद अहमद खां भारत में सांप्रदायिकता के जनक भी बन गए। कैसे भाई? विचार बदलते रहते हैं। लेकिन इससे यह नहीं है कि प्रारंभ में उनका प्रारंभ से ही वो ऐसे थे, ऐसा नहीं है। तो जिन्ना शुरू से भारत के विरोधी नहीं थे, भारत की एकता के विरोधी नहीं थे। लेकिन ऐसे खूंखार गद्दार को, ऐसे खूंखार दानव को कभी भुलाया नहीं जा सकता है जिसने उस धर्म के नाम पर देश बंटवा दिया जिस धर्म का वो का नहीं जानता था। केवल अपने स्वार्थ के लिए लाखों लोगों को बलि चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये उसी जिन्ना की बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसको कहा जाता है? बिल्कुल नया प्रश्न है ये। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किस भारतीय समाज सुधारक को कहा जाता है? नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ये बिल्कुल नया प्रश्न हमने रख लिया है। नंबर बी लोकमान्य तिलक, नंबर सी राजा राम मोहन राय, और नंबर डी दयानंद सरस्वती। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और आगे आने वाले दिनों में भारत के सिविल सेवा की विभिन्न परीक्षाओं में यह जरूर आएगा, इसीलिए मैंने इसको ले लिया। मेरे मन में था कि इस प्रश्न का उत्तर आज जरूर बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के प्रथम समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ये भारत के पहले आधुनिक पुरुष भी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म में, भारतीय सनातन धर्म में जो कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, जो पाखंड थे, जो रूढ़ियां थी, उनके विरुद्ध अगर सबसे पहले किसी ने बोला
तो वो राजा राम मोहन राय थे। ये वही राजा राम मोहन राय हैं जिनकी पत्नी ने छोड़ दिया, जिनके माँ बाप ने छोड़ दिया, जिनके परिवार ने छोड़ दिया, जिनके समाज ने छोड़ दिया, जिनके नात रिश्तेदार पटदार ने छोड़ दिया, केवल इसलिए कि उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म के पाखंड और आडंबर के विरुद्ध खुले शब्दों में आलोचना किया और खंडन किया। और उसी के विरोध में 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। ये वही राजा राम मोहन राय हैं और भारतीय सनातन संस्कृति में व्याप्त पाखंड का विरोध करने के कारण पहली बार इनको भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। क्लियर है? यह बिल्कुल नया प्रश्न मैंने ले लिया, इसीलिए लिया ताकि हो सकता है किसी दिन एग्जाम में आएगा, तो जरूर, ऐसा नहीं है, किसी दिन आएगा, इसीलिए मैंने इसको ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? मैं ब्रह्म समाज नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भारतीय ब्रह्म समाज। इस बात को माइंड करिएगा। और मैं आपको ऑप्शन में राजा राम मोहन राय भी देने जा रहा हूं। अब आप तय करिए कि कौन होंगे। कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही प्रश्न आते हैं जब आपकी सोचने की शक्ति जो है बिल्कुल स्थिर हो जाती है, स्तंभित हो जाती है। ठीक है ना? भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? और मैं आपको तीनों ब्रह्म समाज के नेताओं का नाम देने जा रहा हूं। पहला, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अब देखिए कंफ्यूजिंग प्रश्न कैसे आता है। दूसरे महत्वपूर्ण नेता देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे। तीसरे नेता केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। और चौथे बड़े नेता थे आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। चारों नेताओं का नाम मैंने ब्रह्म समाज से ही दिया है। और आपको बताना है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज 4 बार टूटा था, 4 धाराएं बनी थी। अब इतना समय नहीं कि चारों धाराओं का मैं बढ़िया से बखान करूं। ठीक है, क्लियर? जरा इसको बताइए तो। देखिए, ज्ञान का परत बहुत ही अंदर तक होता है, उसको आप खोलना शुरू करेंगे तो बहुत देर तक वो खुलता ही चला जाएगा। इसके लिए विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता है, और विस्तृत ज्ञान से जानने के लिए 1-2 किताब, 1-2 नोट से काम नहीं चलेगा। जो आपको बहुत सारे टॉपर बता देते बस इतना पढ़ लो, नौकरी पाना है। अरे भैया, लाखों लोग बैठ रहे हैं, कुछ 100 लोग आ रहे हैं, तो आप किन लोगों को बता रहे हो कि नौकरी पाओगे? अरे आप टॉपर हो तो कम से कम विद्यार्थियों को यह सलाह दो कि भैया काबिल बनो। क्योंकि जब लाखों लोगों में कुछ 100 लोग ही सिलेक्शन लेने वाले हैं, तो कम से कम अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी को पढ़ाने लायक, कुछ जीवन चलाने लायक तो बनोगे। कुछ किताब पढ़ के आप कितना काबिल बन पाओगे? इतना 60 पढ़ने का कम से कम टॉपरों को तो नहीं बताना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि सारे टॉपर केवल 2-4 किताबों का पढ़ाई करके, 5 किताबों का पढ़ाई करके क्या कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा लंबे रास्ते से चलिए, भले समय लग जाए, लेकिन हर हाल में सफलता होगी। शॉर्टकट का जो रास्ता होता है वो कंपटीशन ही बात छोड़िए, जीवन में भी हमेशा सफलता नहीं देता है। तत्कालिक सफलता दे सकता है, लेकिन उस शॉर्टकट के रास्ते से निश्चित ही एक दिन असफल होना ही पड़ेगा। और लॉन्ग कट के रास्ते में चाहे आप कितनी बार असफल हों, एक ना एक दिन अंतिम सफलता मिलेगी और वह दीर्घकालिक होगी। हम आपको यही रास्ता बता पाएंगे। और आप देखिए, क्वेश्चन को बताने में भी मैं कोई लॉन्ग शॉर्टकट नहीं कर रहा हूं, लॉन्ग कट ही बता रहा हूं। ठीक है ना? और वही प्रश्न लिया हूं जो आप भी रहा है, और नए प्रश्न भी लिया हूं। यह भी नहीं कि मैं अपने बना के प्रश्न ला रहा हूं, कि सरल सरल प्रश्न उठा के आपको बखान कर दे रहा हूं। ठीक है ना? मैं लॉन्ग कट ही बता रहा हूं आपको। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे
वो थे केशव चंद्र सेन। जब देवेंद्रनाथ टैगोर ने, भाई राजा राम मोहन राय के बाद जो है, जो मेन हेड बने क्या कहते हैं ब्रह्म समाज के, वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाया और उन्हीं को पूरा जिम्मेदारी दी गया। लेकिन केशव चंद्र सेन बाद में जो है बड़ा ही अतिवादी हो गए। बहुत सारे चीजों का उन्होंने ऐसा प्रचार करना प्रारंभ कर दिया जो ब्रह्म समाज के उसूल सिद्धांतों से कुछ अलग होने लगा। इसीलिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनको निकाल दिया। तो निकाल जब दिया ब्रह्म समाज से, तो उन्होंने ब्रह्म समाज की जिस धारा की स्थापना की उसको भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। इसलिए कई बार आता आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर आप लगा देंगे। क्लियर है? ये पूरा कहानी आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? तो नंबर ए स्वामी विवेकानंद। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। नंबर बी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। नंबर सी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। और नंबर डी स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? अब इसका उत्तर अगर मैं बता दूं सीधे दयानंद सरस्वती, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए ना कि मार्टिन लूथर कौन है। मार्टिन लूथर किंग यूरोप के धार्मिक सुधार आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। जिस पोप की सत्ता, जिस चर्च की सत्ता से यूरोप का आधुनिक समाज लहूलुहान हो गया था, आडंबर, पाखंड, रूढ़ियां वहां व्याप्त थी, उसको पहली बार अगर किसी ने समाप्त किया, पहली बार किसी ने चर्च की सत्ता को समाप्त किया, तो मार्टिन लूथर किंग ही थे। यानी यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन के जो प्रणेता थे वो मार्टिन लूथर किंग ही थे। और इन्हीं के नाम से भारत में जो जिनको इनका नाम दिया गया वो स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया गया, क्योंकि भारतीय धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर आर्य समाज की स्थापना करके इन्होंने ही लाया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शूद्रों को, स्त्रियों को वेद पढ़ने का भी अधिकार दिया, उसकी व्याख्या करने तक का अधिकार दिया। जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का इन्होंने खुले शब्दों में विरोध किया। इसीलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? भारत भारतीयों का है, वेदों की ओर लौटो, इन्हीं का नारा था। ठीक है ना? ये सारी चीजें आप याद रखिए। बहुत ज्यादा चीजें हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा। हम आगे जाएंगे तो घंटों का लेक्चर हो जाएगा, कुछ ही क्वेश्चन घंटों हो जाएंगे, इसलिए हम ज्यादा बहाना नहीं चाहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश एक प्रसिद्ध पुस्तक है, यह किसकी रचना है? तो इसका भी उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के थे और इनकी मूल भाषा गुजराती थी। संस्कृत का भी इनको अच्छा ज्ञान था, लेकिन अपनी किताब सत्य का प्रकाश यानी सत्यार्थ प्रकाश को उन्होंने हिंदी में लिखा, उत्तर भारत की आम जनता को अपने विचारों से परिचित कराने के लिए। और आपको एक स्पेशल फैक्ट बता रहा हूं, जब इन्होंने मन बनाया कि मैं आर्य समाज का जो पूरा प्रचार है वो संस्कृत में करूंगा, तो ब्रह्म समाज के महान नेता केशव चंद्र सेन ने इनको सलाह दिया कि अपना पूरा प्रचार उत्तर भारत की जनभाषा हिंदी में दो। केशव चंद्र सेन के सलाह पर ही, केशव चंद्र सेन के सलाह पर ही इन्होंने अपना मन बदल लिया और संस्कृत को छोड़कर उत्तर भारत की जनभाषा हिंदी में ही आर्य समाज का प्रचार किया। और सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति था उसको भी हिंदी में ही लिखा। ये वही दयानंद सरस्वती जी हैं। भारत के इतिहास में
केवल एक दो व्यक्तियों का ही योगदान बताकर आप भारत की संस्कृति, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के सामाजिक धार्मिक आंदोलन का बखान नहीं कर सकते। भारत का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ है, भारतीयता का निर्माण ऐसे ही नहीं हुआ है। भारतीयता के निर्माण में, भारतीय संस्कृति के निर्माण में, भारतीय वर्तमान चेतना के जागरण में बहुत लोगों का योगदान है। केवल जातिवाद, धर्म, सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद के नाम पर कुछ लोगों को ही प्रचारित मत करिए। भारत की संस्कृति इतनी उदात्त है, इतनी महान है, सबको लेकर चलती है। छोटे से कुछ लोगों के पाखंड को, कुछ लोगों के स्वार्थ को, कुछ लोगों के आडंबर को की वजह से आप सबको मत समेटिए। कुछ लोगों के पाखंड से, कुछ लोगों के आडंबर से, कुछ लोगों की रूढ़ियों के आधार पर आप सबको मत समेटिए, क्योंकि भारत का आम जन सबको लेकर चलना चाहता है, सबको महत्व देना चाहता है। ठीक है ना? इसलिए सबको लेकर चलिए। नेताओं की गंदी राजनीति में फंसने की आवश्यकता नहीं है। सिविल सेवा का परीक्षार्थी की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो निष्पक्ष होता है। और मेरा मानना है कि अगर सुंदर भारत का निर्माण करना है तो सबको निष्पक्ष होकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। 1867। इसको आप दक्षिण भारत, इसको जो है पश्चिम भारत का आप ब्रह्म समाज भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म समाज के आधार पर इसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में किया था। ठीक है ना? तो आप इसको कह सकते हैं बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था? निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था? तो उत्तर होगा सत्यशोधक समाज। 1873 में गैर ब्राह्मण जातियों में जागृति पैदा करने के लिए फूले, जो इनको महात्मा ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है, जिन्होंने गुलामगिरी नामक महान पत्रिका की स्थापना भी की थी। फूले माली जाति के थे, लेकिन अपना पूरा जीवन दलितों और पिछड़ों के शैक्षणिक उद्धार के लिए, सामाजिक उद्धार के लिए उन्हें पूरा जीवन लगा दिया। और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने भी लोगों को, दलितों को, छोटी जातियों को शिक्षित करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। भारत के इतिहास में निम्न जाति के तथाकथित, मैं निम्न नहीं बोला हूं, तथाकथित निम्न जाति के तबकों को शिक्षित करने के लिए अपने समाज से निकाल दिए गए, परिवार से निकाल दिए गए। इसके बाद भी महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना कार्यक्रम या कार्य नहीं छोड़ा। छोटी निम्न तथाकथित निम्न जातियों को शिक्षित करने में, उनके अंदर जागृति की भावना पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है। दलित उद्धारक के क्षेत्र में, निम्न जाति उद्धारक के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने कहा ना, भारत की संस्कृति के निर्माण में आप सबको लेकर चलेंगे। वहां जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र को लाने की आवश्यकता ही नहीं है, किंचित मात्र लाने की आवश्यकता नहीं है। सबको लेकर चलिए, सभी को लेकर। जब हमारी संस्कृति कह रही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हम कौन होते तोड़ने वाले? नेताओं के पाखंड और ढोंग में आने की आवश्यकता नहीं है। हम ईश्वर ने, कुदरत ने, जिसको भी आप मानते हैं, उसने सबको बुद्धि दे रखा है। एक व्यक्ति बुद्धिमान थोड़ा पैदा हुआ, सब पैदा हुए। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब जो अंतिम प्रश्न है वो है, शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम के तहत लड़की और लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु क्या तय की थी, क्या तय की गई थी? अब ये शारदा एक्ट क्या था? देखिए, भारत में
बाल विवाह के विरोध में एक राजस्थान की शिक्षिका थी और आंदोलनकर्त्री थी जिनका नाम था डॉक्टर हरिविलास शारदा। इन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया था और इन्हीं के प्रयास से 1929 में शारदा एक्ट आया था जो बाल विवाह को प्रतिबंधित करता था। इसके तहत लड़कियों का उम्र कम से कम 14 होना चाहिए और लड़कों का मिनिमम आयु जो है 18 होना चाहिए विवाह के लिए। यानी इसने बाल विवाह का विरोध किया था और जो एज तय किया गया था शारदा एक्ट की तरह वो 14 और 18 था। तो आज का शारदा एक्ट माने बाल विवाह निषेध कानून था। ठीक है, तो ये आज का सेशन मैंने जितना भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन के क्षेत्र का प्रश्न था महत्वपूर्ण, हालांकि सिलेबस बहुत लंबा है, एक दो लेक्चर में संभालने से नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य था कुछ ही प्रश्न लाएं लेकिन विस्तार से आपको बताया जो मैंने किया। कितना सफल रहा ये कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।